Namaskar, dosto. Welcome to the Sayyam Jain Show. Today we are gonna talk about the one case that known for its chilling twist and might that redefine the criminal. कि मतलब ये एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला केस है कि आप भी सोचो कि क्रिमिनल ने कितना दिमाग लगाया है, क्योंकि ये केस है एक ऐसे राइटर का जो अपने नोवेल में लिखे हुए क्राइम के लिए अक्यूज एंड कन्विक्टेड हुआ, क्योंकि ये केस है द क्रिश्चियन बाला का, ए मैन, ए राइटर एंड ए मर्डर. लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाज हैपेंड दैट टाइम. दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि लॉ एंड लिटरेचर का क्या ही कनेक्शन हो सकता है? पर लिटरेचर हमेशा हमारी सोसाइटी के क्राइम, जस्टिस या ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करता आया है. क्रिमिनल स्टोरीज, कोर्ट रूम ड्रामास एंड द इन्वेस्टिगेटिव नॉवेल्स, ये सब एक मर्डर के साइकोलॉजिकल एंड सोशल पहलू को समझाते हैं. लेकिन क्रिश्चियन बाला का केस इस कनेक्शन को एक नए लेवल पे लेके गया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी. ये बात है नवंबर 13, 2000 की. डेरियस यानेसस की, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो उस दिन अपने ऑफिस से निकलता है एनोनिमस क्लाइंट से मिलने के लिए, क्योंकि डेरियस को उस दिन एक कॉल आता है एंड कोई उससे मिलना चाहता है बहुत अर्जेंटली, एंड बिजनेस के सिलसिले में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है. तो डेरियस उस दिन उस क्लाइंट से मिलने के लिए निकलता तो है, पर कभी भी वापस लौट के नहीं आता. एंड ऑलमोस्ट एक महीने बाद December 10, 2000 को डेरियस की लाश पोलैंड के ओड्रा रिवर में से पुलिस को मिलती है. एंड एवरी वन वॉज शॉक्ड वेन दे आर सीइंग द डेरियस बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी बुरी तरह से जख्मी थी, हर जगह गहरे-गहरे निशान थे, लाइक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसके पैर और हाथ दोनों ही बंधे हुए थे. तो पुलिस जब भी उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए भेजती है, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट की रिपोर्ट आती है, तो एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि उसमें पता चलता है कि डेरियस को 30 दिनों से भूखा रखा गया है एंड उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है. एंड एज पर द ऑटोप्सी रिपोर्ट, डेरियस के लंग्स में भी पानी पाया गया है. इसका मतलब जब डेरियस को रिवर में फेंका गया तो वो जिंदा था. उसके बाद पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, डेरियस के नेबर से बातचीत की, उनकी फैमिली से बातचीत की, जिसमें पता चला कि डेरियस की किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी. वो सबसे हंस खिल के बोलता था, हर लोगों से अच्छे से बात करता था. एंड उस एनोनिमस कॉल को भी ट्रैक किया गया, जो कि पता चला कि वो डेरियस के ऑफिस के ही किसी पास वाले फ़ोन बूथ से की गई थी. पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, पर सैडली ये केस 2001 में ही बंद हो गया. आपको लग रहा होगा कि स्टोरी का यहाँ दी एंड हुआ, पर नहीं, यहीं से तो स्टोरी स्टार्ट हुई है. लेकिन 2003 में जब पुलिस ऑफिसर जेसन ने इस केस का रिव्यू किया, तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे फैक्ट्स मिसिंग है, जिस पे कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने ध्यान ही नहीं दिया. जैसे कि डेरियस का मिसिंग मोबाइल फोन, कभी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. तो उस दिन जेसन डेरियस के घर गए, उनका ईएमआई नंबर लिया फोन का एंड उस पर ट्रैकिंग पे लगाया. एंड उन्हें पता चला कि ये फोन अभी भी एक्टिव है. एंड और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये फ़ोन 4 डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स यूज़ कर चुके हैं. एंड जब उन्हें पता चला कि इस फ़ोन का 17 नवंबर 2000 में ऑक्शन किया गया था, एंड सेलर का यूज़र नेम था क्रिस बी, एंड क्रिस बी का असली नेम था क्रिश्चियन बाला. क्रिश्चियन बाला एक ट्रैवलर, एक फिलोसोफर एंड एक राइटर था, जिसने बहुत सारी नॉवल लिखी थी. उसमें से एक नॉवल थी दी अमॉक. ये नॉवल एक पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में लिखी गई थी, जिसमें फिलोसफिकल के साथ साथ मर्डर एंड क्राइम की भी स्टोरीज थी. पर इससे कुछ साबित नहीं होता कि क्रिश्चियन बाला ही एक सस्पेक्ट है. पर आप लोग सोच रहे होंगे इससे कैसे ही पता चलेगा कि क्रिश्चियन बाला ही एक मर्डर है. तो स्टोरी में थोड़ा बने रखिए, अभी आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियन बाला कैसे एक मर्डर है इस नोवेल के द्वारा. जब पुलिस ऑफिसर्स ने क्रिश्चियन बाला की लिखी हुई एक नोवेल दी अमोक को पढ़ा, तो उन्हें क्रिश्चियन बाला पे ही पूरा का पूरा शक हुआ, क्योंकि ये नोवेल एक मर्डर स्टोरी है जिसमें प्रोटैगनिस्ट क्रिस अपनी लवर मैरी का खून कर देते हैं यूजिंग रोप एंड नाइफ एंड देन डप इनटू द रिवर. And the murder scene of this novel is so similar like the Darius murder case. बट यहाँ पे पुलिस को कोई भी मोटिव एंड द जेलेसी फैक्टर नहीं मिल रहा था कि क्यों क्रिश्चियन बाला डेरियस का कत्ल करेगा. एंड उसकी फैमिली से जानने के बाद उन्हें पता चला कि क्रिश्चियन बाला एंड डेरियस एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. तो पुलिस का यहाँ पे सर चकरा गया कि ये कैसे ही हो सकता है. पर जब पुलिस ने और ज़्यादा तहकीकात की, तो उन्हें पता चला कि डे क्रिश्चियन बाला लाइक बहुत ज़्यादा सनकी इंसान था. मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा अलग उसमें वे में चलता था, एंड वो अपने दोस्तों को कई बार बोलता था कि मैंने एक बार एक बंदे को रोप से बांध के भी मार दिया था. उसके दोस्त हमेशा हंसी मजाक में टाल देते, पर उसने अपने दोस्तों को ये बात बोला हुआ है, तो पुलिस का शक थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा. एंड बाद में जानने से पता चला क्रिश्चियन बाला की एक्स वाइफ का चक्कर डेरियस के साथ था.
तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन बाला पे ही शक होने लग गया। पर इस नोवेल के आधार पर वो क्रिश्चियन बाला को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि कोर्ट में ये लीगल एविडेंस माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है। किसी ने भी अपनी इमेजिन स्टोरी एक नोवेल में लिख दी है, जस्ट इट। लेकिन यहाँ पे मीडिया ने इसे ब्लूप्रिंट ऑफ क्राइम ही बना दिया। हर जगह ये घोषित कर दिया कि किसी ने पहले मर्डर किया एंड देन उसको नोवेल में लिखा। एक नोवेल लिखने के लिए किसी का मर्डर किया गया। पर पुलिस के सामने दिक्कतें जब आई, जब उन्हें पता चला कि क्रिश्चियन बाला 2003 में ही पोलैंड छोड़ के जा चुका है। अब क्रिश्चियन बाला यहाँ रहता ही नहीं है। पर 2005 में सब बदल गया। जब पुलिस को पता चला कि बाला वापसी पोलैंड आ रहा है कुछ काम से, तो पुलिस ने बाला को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया एंड उससे कन्फेशन लिए गए। उससे पूछताछ की गई कि ये क्राइम आपने किया। बाला ने शुरुआत में तो बहुत मना किया, पर आफ्टर सो मेनी टाइम बाला ने भी हाँ कर दिया कि ये सब मैंने किया। बाला ने कन्फेस कर लिया, क्योंकि बाला को पता था पुलिस के आगे कन्फेशन दिया गया कभी भी कोर्ट में एज ए लीगल एविडेंस माना ही नहीं जाएगा। तो बाला कोर्ट में जाके मुकर जाता था कि ये मैंने किया ही नहीं, पुलिस मेरे को टॉर्चर करी है मेरे नोवेल के आधार पे, जस्ट कि ये सब मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, मीडिया ने मेरे को ये सब बना दिया कि मैंने ऐसा किया, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो पुलिस के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, कैसे वेल प्रूफ करे। तो पुलिस और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पे करने लग गई। तो आखिरी में पुलिस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन मिली एज ए विटनेस की, पता चला कि बाला का जेलेसी नेचर, बाला का एक्स वाइफ का चक्कर डेरियस के साथ। तो ये सब बहुत सारे एविडेंस के किए गए और कुल 14 एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए गए बाला के खिलाफ, जिसमें से 10 एविडेंस में बाला को गिल्टी माना गया एंड 2007 में बाला को इस क्राइम के लिए 25 साल की सज़ा सुनाई गई। बाला हमेशा ही डिनाई करता रहा कि सिर्फ मेरी नोवेल है, मैंने कुछ नहीं किया। बाला ने आगे भी कोर्ट में अपील की, पर कोर्ट अपने फैसले पर स्टिक रही, 25 साल की सज़ा। बाला हमेशा ही डिनाई करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाला ने हमेशा कहा कि इस केस को मीडिया ने बनाया, मीडिया ने इस केस को सेंसलाइज किया, अलग अलग तरीके की हेडलाइन छापी, झूठ छापा, ऑथर जेल फॉर द मर्डर डेट ही रॉड। पर ये सब झूठ है, ऐसा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। हालांकि केस से इंस्पायर होकर बहुत सारी नॉवल और भी लिखी गई, जैसे कि ट्रू क्राइम्स, कोमा, अमोक, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाला ने मर्डर किया था या नहीं किया था, एंड कैन बी द फिक्शन यूज एज एविडेंस इन द लॉ। ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई कोर्ट के लिए एंड बंदों के लिए। बाला ही मर्डर है, पर बाला हमेशा ही डिनाई करता रहा। तो ये गाइज, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जिसने ये केस पढ़ा है और जो आगे जाके स्टडी करेंगे, तो आप मेरे को बताइए कि बाला क्या एक मर्डरर हो सकता है या नहीं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। एंड आप कुछ मेरे को रिकमेंड करना चाहते हो, नीचे ड्रॉप डाउन में कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ जाके कमेंट करें। मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय।